के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है और आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है वह अभिनंदनीय है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। महोदय, पिछले 5 वर्षों के अंदर भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई की और फिर इस बात के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं कि सरकार अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बिना किसी की परवाह के बगैर अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। सुरक्षा अधिकार, सबको सुरक्षा का अधिकार सबको देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कोई व्यक्ति सरेआम अपराध करे, यह किसी भी प्रकार से सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। और खासतौर पर महिला संबंधी अपराधों को लेकर के एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बात किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही प्रदेश के अंदर 218 महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए पॉस्को कोर्ट की स्थापना भी सरकार ने किया। उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। आंकड़ों के हिसाब से नहीं, अगर आप पूरे देश के अंदर घटित होने वाले मामलों की संख्या को अगर आप देखेंगे, 2012 से 17 के बीच में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हुए हैं, चाहे वह हत्या से संबंधित हों, लूट से संबंधित हों, दुष्कर्म से संबंधित हों, महिला संबंधी अपराध हों, इनमें भारी गिरावट आई है। और कल हमारे प्रतिपक्ष के मित्र महामहिम राज्यपाल के भाषण को सुने होते तो बहुत सारी चीजें उनके सामने क्लियर हुई होती। बाकी जो कुछ बचेंगी तो अभिभाषण पर जवाब देंगे, उस समय आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अपराधों में कितनी गिरावट आई है। दूसरा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव होते थे या कोई चुनाव होता था, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा होती थी। महोदय, कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। और नई सरकार के गठन के बाद रामनवमी के अवसर पर देश के अंदर 7 राज्यों में दंगे हुए, यूपी में कोई दंगा नहीं। हनुमत जयंती के अवसर पर कोई दंगा नहीं। महोदय, यही नहीं,
हमें हर जगह से शिकायत आती थी, बुजुर्गों के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा कि नवजात शिशु हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, अनावश्यक माइक धर्मस्थलों से उतरने चाहिए, शोरगुल बंद होना चाहिए। हम लोगों ने एक अपील की, 1 लाख से अधिक माइक या तो उतरे हैं या उनकी आवाज कम हुई है। तो उत्तर प्रदेश में पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी। हर एक कार्य को वोट बैंक के नजरिए से देखने की जो प्रवृत्ति है उसने नहीं करने दिया, और शायद इतिहास में पहली बार हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है कि अलविदा की नमाज भी सड़कों पे नहीं हुई है। ईद के अवसर पर सड़कों पर कोई अराजकता नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाए गए। सरकार ने कहा कि सबको सुरक्षा देना हमारा दायित्व है, सुविधा देना यह भी सरकार का कार्य है। हर पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने में हम योगदान देंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी धर्मगुरुओं का जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ शांति और सौहार्द के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नजीर माना जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है, यह पहली बार हो रहा है। और इसलिए महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, 25 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, इस सरकार की प्राथमिकता का बिंदु है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इन सभी मुद्दों पर कार्य करेगी। जिन घटनाओं को उल्लेख यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है, इसमें से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। जैसे सिद्धार्थनगर में माननीय नेता प्रतिपक्ष गए थे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकते थे। वे लोग अब कुछ न कुछ षड्यंत्र तो करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें इस लायक छोड़ा नहीं कि वे कुछ कर सकें, तो अब वह कुछ न कुछ षड्यंत्र तो करते हैं। महोदय, पुलिस पार्टी के जाने के बाद जितेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने वहां पर गोली चलाई, फिर एक मुस्लिम निर्दोष महिला को वहां गोली मारी थी, वो पकड़ा गया है। और ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्ती से निपटने की कार्रवाई की छूट भी प्रशासन को दी गई है। यही नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी। और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है, क्या यह सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। नहीं महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे सदन है, आपको रोका किसने है? हम नाम दीजिए, सबका नाम देंगे। चिंता यहाँ तक ये सिद्धार्थनगर की घटना हुई है ना, पुलिस की गोली से मारा गया है, बात हो जाए माननीय, लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आई, उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और पुरानी बात नहीं। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो घटना सिद्धार्थनगर के अंदर घटित हुई है, उस घटना में देखिए, कोई भी व्यक्ति आज के दिन पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में एक बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी इसके बाद होती है। और उस सब में ये तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस की गोली से नहीं
बल्कि एक अवैध असले से वो हत्या हुई है। दोनों के उसमें अंतर होता है और एक जिम्मेदार पार्टी से होने के नाते आपको जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली हो। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होनी चाहिए, अपराधी कहीं भी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात तो होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए जो प्रदेश की सुरक्षा पर और एक जिम्मेदार पुलिस बल पर उंगली उठाता हो और उसके मनोबल को तोड़ने वाला हो। यह हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। और दूसरा, अन्य जिन मामलों में भी बातें हुई हैं, हर एक मामले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और सरकार फिर इस बात के लिए आश्वस्त करती है पूरे सदन को कि किसी भी अपराधी, जो अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय मुख्यमंत्री को सुना। सवाल यह है कि महिलाओं के ऊपर अपराध होने में यूपी कहां खड़ा है? क्या मानिए आज ये इस प्रश्न के ऊपर कल बात करेगा, लेकिन ये दूसरा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने आपने जो कहा स्टेटमेंट दिया कि दलाली नहीं कर सकते हैं, वो बताया नहीं माननीय मंत्री। माननीय ओम प्रकाश जी, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता सदन की बात को भी मैंने सुना। मैं मेरे ऊपर जो घटना घटी है मैं उसी पे जिक्र करना चाहता हूं। क्षेत्र भ्रमण के तहत मैंने 5-10 मई को मैं निकला सुबह 10:30 बजे। 3 गांव के बाद चौथे गांव में गया। गाड़ी खड़ी करके हम लोग रामजी राजभर के दरवाजे पर पानी पी रहे थे। उसके बीच एक मोटरसाइकिल से कोई गया, आगे जाकर के लोगों में आगे से भी मोटरसाइकिल आई, दोनों भिड़ गए। विवाद हुआ। विवाद के बाद गांव से ही लाठी डंडा लेकर के चले आए मेरे ऊपर। उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ये मार करा रहे हैं। मैं सोचा ही नहीं, तब तक सुरक्षा कर्मी और हमारे साथ 25-30 लोग थे। उन लोगों ने बीच बचाव किया, फिर गाड़ी में बैठे, फिर लाठी डंडा लेके गाड़ी के आगे खड़े हो गए। फिर किसी तरह हम लोग वहां से निकले तो मैंने एसओ करीमुद्दीनपुर को फोन किया, फिर मैंने एसपी को फोन किया, मैंने एडीजी को फोन किया, प्रमुख सचिव गृह को फोन किया, मैंने डीजी को भी फोन किया। पौना घंटा के बाद एसओ की गाड़ी पहुंची। एसओ से भी वो सब मारपीट करने पर उतारू हो गए। फिर किसी तरह वो हमको वहां से फिर निकाले कैसे, फिर एसपीआरए और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि चलिए इसको कैसे निपटा लिया जाए, कि हमको कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सामने तो उन लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और ये तय हुआ कि हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। और एसपीआरए महोदय और एडिशनल एसपी ने मुझसे ये खुद कहा, और आप मंगा के देख लीजिएगा, जो गाजीपुर ट्विटर पुलिस का ट्विटर हैंडल है, उसमें उन्होंने दिया भी बयान है कि ओम प्रकाश राजभर बैठे थे, बगल में मोटरसाइकिल से विवाद हुआ, उनको नासमझ हुआ, उसके बाद लोग चले आए पूछताछ करने के लिए। तो जब जहां मारपीट हो रही तो कोई सीधे पूछताछ करने नहीं आएगा, लाठी डंडे से लैस आए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं शांतिप्रिय ढंग से बैठा था। खैर एसपीआरए महोदय ने हमारे तरफ से तहरीर लिया, मुकदमा लिख दिया और मुझसे कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करूंगा। हम लोग चले गए सभी लोग वहां से। अब 11 बजते रात दोनों अपराधी छोड़ दिए जाते, हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है, फिर 17 लोगों के खिलाफ एक अज्ञात। जबकि पुलिस के ट्विटर हैंडल पे साफ साफ लिखा है कि इसमें ओम प्रकाश राजभर का कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। ये बात एसपीआरए महोदय हमारे उस समय मीटिंग गए थे, हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र जी गए थे, उस समय मौके पर थे, हमारे कई विधायक वहां पहुंच गए थे मौके पर। और स्थिति एसपीआरए और एडिशनल एसपी ने कहा कि नहीं, कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। जब अभी हो रहा है मामला की जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, जब विधायक के सामने यह घटना विधायक के साथ हो रही है और पुलिस खुद कार्रवाई नहीं होगी, और पुलिस ने हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख दिया। मुझे मुकदमे की चिंता नहीं,
मुझे चिंता सच्चाई की है। मैंने डीएम से भी कहा, डीएम ने कहा नहीं अन्याय हुआ है, लेकिन कौन सी मजबूरी पैदा हो गई कि मुकदमा लिख दिया जाता हमारे ऊपर? क्या कसूर हमारा वहां आ गया? मैं क्षेत्र भ्रमण करना छोड़ दूं? मान्यवर, इस विषय पर जो मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया 323, 504, 506, 147, 67, हम बैठ के किसी के दरवाजे पर पानी में पिए, कोई झगड़ा करे तो हमको समझ के आ जाए। आपने अपनी पूरी बात बता दी और कुछ तथ्यों तो बता दीजिए, फिर माननीय संसदीय कार्य मंत्री। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय ओम प्रकाश जी जो इस सदन के सदस्य भी हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपने बयान में इस बात को कहा है कि जो विवाद का कारण था उसको भी बताया और जिस प्रकार से घटना थी उसको बताया। लेकिन माननीय जो पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की रिपोर्ट हमारे पास आई है पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की तरफ से, उसमें यही दिया है कि दोनों तरफ से विवाद हुआ है और दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा क्राइम नंबर 99/22, 147, 323, 504, 506 जो आपकी तरफ से गाजीपुर में श्री सुरेंद्र राजभर पुत्र पारसनाथ के द्वारा लिखाया गया और आपके खिलाफ भी एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है क्राइम नंबर 100/22, धारा 147, 323, 504, 506 आईपीसी व 67 आईटी एक्ट बनाम ओम प्रकाश राजभर आदि। और इसमें दोनों अभियोगों की विवेचना स्थानीय थाने में प्रचलित है मान्यवर, और हम आपके माध्यम से ये सदन को आश्वस्त करते हैं कि ये इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। यही इस समय कहने की आवश्यकता है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं 3 तहरीर दी गई थी मेरे खिलाफ 2 बजे दिन में, मई का महीना 2 बजे दिन में। लड़के के बयान में वीडियो सुना दूं अभी। मैं गाय चराने गया था, ओम प्रकाश राजभर सैकड़ों की संख्या में आए, मुझे मारे पीटे और गाय हाँक दिए कि लेके भाग जाओ, यहां चराने मत आना। पहला वीडियो जारी हुआ। दूसरा वीडियो जारी होता है कि ओम प्रकाश राजभर प्रधान को लेकर सैकड़ों की संख्या में जमीन कब्जा करने आए। दूसरी तहरीर दी गई, फिर उस पर जब नहीं तो तीसरी तहरीर दी गई। रात के 11 बजे मुकदमा लिखा गया है। मान्यवर, ऐसे नहीं, मैं तो कहता हूं आज किसी मजिस्ट्रेट जांच करा दीजिए, मैं दोषी हूं, इसी सदन से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, इसी सदन से इस्तीफा देकर जाऊंगा। ऐसा नहीं, जिस तरह का रोल वहां पुलिस का है, सरकार के दबाव में काम हो रहा है, चाहे कुछ भी कहे कोई, नहीं तो मुकदमा किस आधार पर लिखा, मेरा क्या कसूर था, इस कसूर की जानकारी सिर्फ मुझे लेना है। महोदय, नेता सदन है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनके साथ भी रहे हैं, आज हमारे साथ आ गए। इतनी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। उनको न्याय मिलना चाहिए, कम से कम न्याय मिले उनको। मैं पहले इस बात को आश्वस्त कर चुका हूं कि कोई दुश्मनी की बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई पूर्वाग्रह की बात भी नहीं है। ये दिमाग से भी निकाल दिया जाए मान्यवर। दिमाग से नहीं बात होनी चाहिए। दिमाग से क्या निकाल दिया जाए? ये भाषा होनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की? नहीं मान्यवर, ये किसी नहीं, पार्लियामेंट मिनिस्टर की ये भाषा होगी कि दिमाग से निकाल दिया जाए? नहीं, मेरा ये विषय, ये भाषा होगी ये नहीं, उन्होंने कहा कि कोई ये दिमाग से निकाल दिया, कोई दुश्मनी नहीं है, ये कोई दुश्मनी नहीं है। ये बात ये सिर्फ इसलिए कही गई कि नहीं, ये माननीय सदस्य के साथ अन्याय हुआ है, उसकी जांच कराने के लिए माननीय संसदीय कार्य ये किसी की थी उस दिन मैंने खुद जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी जो थे उससे बात हुई मेरी। मैंने कहा कि नेता पुराने हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं लिखवा लूंगा, और घटना हुई है उनके साथ।
और जानबूझ करके घटना हुई है। उसका जवाब दे रहे हैं माननीय संसदीय। मैंने इसीलिए कहा कि ये मेरा कहने का सुन लीजिए। ये जीत का घमंड नहीं होना चाहिए। मैं भी जानता हूं कैसे जीते हैं। अगर दिल्ली वाले नहीं आए होते तो इनकी जमानत जब्त हो जाती। दिल्ली वालों से जीते हैं, इनकी बहुत सारे लोग बेईमानी से जीते हैं। वो क्या जीतने का घमंड दिखाते हो? कोई जीतने का घमंड, एक बार सुन लीजिए। कोई जीतने, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं शांत, नहीं आप बैठिए, आप बैठिए बाबू सिंह जी, आप बैठिए, आप बैठिए, राजेश जी बैठिए, राजेश जी बैठिए, राजेश जी बैठिए, ये आप बैठिए, नहीं है, आप बैठिए प्लीज। कोई मान लगाओ। मेरी बाबू जी आप माने विधायक जी नहीं, राजेश जी बैठिए, आपको बोलने की इजाजत नहीं है। ये देखिए राजेश जी बैठिए आप, ये देखिए अध्यक्ष महोदय ऐसे हाउस नहीं चल सकता। ये भाषा विधान नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने माननीय राजभर जी ने जब कहा था, तो उसी वक्त जब उन्होंने अपना सदन के सादे नियम 56 की सूचना के संबंध में अपना वक्तव्य दिया, तो मैंने उसी वक्त इस बात को कहा कि पूरी तरीके से न्याय होगा, दोनों मामलों में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा। मान्यवर, ये मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं। ठीक है माननीय। और किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, घमंड की कोई बात ही नहीं है इसमें। जब मैंने कह दिया कि जो विवेचना है उसमें न्याय होगा, निष्पक्ष रूप से मैं आपसे आग्रह करता हूं, किसी प्रकार का कोई बात नहीं। अगली दो सूचनाएं मैं ध्यान आकर्षण, आप निष्पक्ष जांच, देखिए आप निष्पक्ष जांच जो मानना आप यहाँ पर ये जांच का विषय नहीं है, जहां सोनी है वहां सोनी है। आपने माननीय राजभर जी, आपने अपनी पूरी बात बताई, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा आपने भी रिपोर्ट लिखाई है, दोनों की निष्पक्ष जांच हो जाएगी। निष्पक्ष जांच के अलावा आप क्या चाहते हैं? कोई पक्ष या ना पक्ष, यहाँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री किसी का पक्ष नहीं ले सकते, किसी का भी। जो जांच जो भी करेगा, अगर आपको जांच के ऊपर कोई डाउट है तो आप संसदीय कार्य मंत्री से रिक्वेस्ट कर लीजिए। उसकी जांच कैसे होगी वो तो उन्होंने तो मुकदमा लिखा है। आपकी देखिए, पुलिस का काम पुलिस ही करेगी ना, पुलिस का काम मैं और आप नहीं करेंगे, पुलिस जांच का काम वही लोग करेंगे। अगला दो सूचनाएं माननीय उमा शंकर जी की, माननीय पंकज मल्लिक जी की ध्यान आकर्षण के लिए स्वीकार है, बाकी सारी सूचनाएं अग्रह हैं। नहीं, नियम 56 के अंतर्गत नहीं आती। मत संख्या 5, डॉक्टर मंजू शिवाच। अब राज्यपाल के भाषण के ऊपर बात, चलिए चर्चा शुरू हुई। डॉक्टर मंजू शिवाच, आप राज्यपाल जी के भाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। यह सदन श्री राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधानमंडल के साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 23 मई 2022 को दिया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है। मान्यवर, 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता और कोरोना जैसी महामारी के बाद जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी की दूरदर्शी सोच के अनुसार जो कार्य किया, उसी का असर है कि आज पुनः दोबारा पूर्ण मुहब्बत के साथ जनता ने सम्मान के साथ दोबारा उत्तर प्रदेश की बात आदरणीय योगी जी की सरकार को सौंपी। इसके लिए हम सभी हृदय से धन्यवाद देते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदया ने ईज ऑफ लिविंग की बात कही, जो हमारी सरकार ने कर दिखाया, और ये ईज ऑफ लिविंग विभिन्न योजनाओं के द्वारा करा गया। अब से बहुत पहले बहुत सारे ग्रामीण और शहरी गरीब जिनके पास घर नहीं था, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रियान्वित करके दिखाया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में लगभग 12.5 लाख घर बने, और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अगर छोटी छोटी नगर पंचायतों में भी देखें तो लगभग 1200 से ऊपर, 1800 से ऊपर इतने भी घर बने हुए हैं। पहले जो मोहल्ले शहरी, जो हमारे स्लम कहे जाते थे, या हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते थे, जहां मोहल्ले के मोहल्ले बहुत पिछड़े हुए रहते थे, आज वो मोहल्ले और वो गलियां इन घरों से चमचमा रहे हैं, और इन घरों में टाइल्स तक लगी हुई है। बहुत सुंदर ये मोहल्ले हो गए हैं, और इन सभी गरीबों को एक छत मिल गई है। ये सपना आदरणीय योगी जी ने पूरा करके दिखाया।
और इससे ईज ऑफ लिविंग हुआ है। अगर आदमी के सिर के ऊपर छत है, परिवार छत के नीचे बैठा है, तो उससे ईज ऑफ लिविंग आता है। और अपनी सरकार ने बहुत सालों से भारत को स्वच्छ करने की बातें चलती रहती थी, लेकिन अगर पिछले दशक में भी हम चले जाएं तो धरातल पे इतना कुछ नहीं हो पाया, न भारत स्वच्छ हो पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वच्छ भारत की एक योजना थी, उसके तहत उत्तर प्रदेश में जो शौचालय का निर्माण करा गया, पहले चरण में माननीय अध्यक्ष जी 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए। और ये शौचालय बनने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहले ग्रामीणों को या जो हमारे शहरी गरीब थे उन्हें शौचालय की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन पहले सरकारों ने कभी इतनी गंभीरता से इसे सोचा नहीं। और शौचालय सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शौचालय की ही जरूरत पूरा करता है। ये शौचालय बनने के कारण जो व्यक्तिगत शौचालय बने, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पोलियो हमारे देश से हटा है, जो पोलियो का उन्मूलन हुआ है, उसमें इन शौचालयों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि पहले यदि एक गांव में, एक बस्ती में एक बच्चे को पोलियो हो जाता था और अगर वो खुले खेत में या नाली के अंदर शौच करता था तो पूरा गांव और पूरा मोहल्ला उस बीमारी की चपेट में आने के खतरे में रहता था और बराबर हमारे बच्चे जो हैं वो पोलियो की चपेट में आते रहे। पोलियो की बूंदें बहुत समय से बच्चे पीते आ रहे हैं, हमने भी पी, हमारे बच्चों ने भी, पोते पोतियों ने भी पी, लेकिन पोलियो खत्म नहीं हो रहा था। तो ये शौचालय बनने से ये पोलियो के उन्मूलन में बहुत ज्यादा योगदान रहा। ये है एक ईज ऑफ लिविंग और एक परिवार के लिए स्वास्थ्य की जो कामना है। दूसरे चरण में जो सार्वजनिक शौचालय बने, क्योंकि बहुत बार बस अड्डों पे, बहुत सारे मार्केट्स में, पूजा स्थल पर, इन सबको कवर करा गया और सार्वजनिक शौचालय दिए गए, जिससे कि जो हमारे रेलवे, बस स्टॉप, सामाजिक स्थल है, उन सबको इससे आच्छादित किया गया। और आज अपने, चाहे हम शहर देखें चाहे कस्बे देखें, सार्वजनिक शौचालय हर जगह उपलब्ध है। और उससे भी एक कड़ी आगे बढ़कर आज पिंक टॉयलेट्स भी बनाए गए, जो बहुत सारे हमारे मेट्रो सिटीज हैं और जो हमारे बहुत सारे बस अड्डे हैं, वहां पर इस तरह के शौचालय भी सरकार ने बनाए कि जिनसे हमारी जो बहनें अपने छोटे बच्चों को लेके जाती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, फीडिंग करा सकती हैं और उसके बाद वो अपने नौकरी के लिए या अपने बाजार के काम के लिए जा सकती हैं। ये परिवर्तन है सरकार का और ये है ईज ऑफ लिविंग, जिससे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया। इसी के साथ हमारे बहुत सारे परिवारों में खाना बनाने की समस्या रहती थी। सरकार ने, केंद्र सरकार ने उज्ज्वला गैस की जो योजना है उसके माध्यम से गैस सिलेंडर शहरी गरीबों को, ग्रामीणों को दिए। क्योंकि एक गैस का सिलेंडर अकेले खाना बनाने की बात नहीं है। एक महिला का स्वास्थ्य, एक गृहिणी का स्वास्थ्य पूरे का पूरा इस चूल्हे के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि पहले महिलाएं खास तौर से बरसातों के मौसम में बहुत परेशान हो जाती थी कि ना ईंधन सूखा होता था, ना उपले मिल पाते थे और वो महिलाएं खाना बनाने में बहुत परेशानी महसूस करती थी। साथ ही साथ उन महिलाओं की आंखें, उन महिलाओं के फेफड़े, उनमें धुआं भर जाता था और महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत नीचे चला जाता था। और पहले अगर हम डाटा भी देखें तो पहले महिलाओं को टीबी और आंखों की बीमारी बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन धन्यवाद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय मोदी जी को कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज उज्ज्वला गैस के माध्यम से हमारी जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, खासतौर से जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आया। उनकी भी ईज ऑफ लिविंग चाहिए, उनके ईज ऑफ लिविंग अच्छी हुई और उनकी जिंदगी में परिवर्तन आया। अगर हम सोच के देखें कि एक हमारी नगर पालिका में काम करने वाली हमारी सफाई कर्मी सुबह 5 बजे वो खाना बनाती है, तो क्या संभव था वो चूल्हे में इतनी जल्दी बना सकती होती? कभी बरसात की वजह से, कभी ईंधन ना होने की वजह से वो अपने बच्चों को बहुत बार ऐसे ही छोड़ के आ जाती थी, परिवार को ऐसे ही छोड़ के नौकरी के लिए आ जाती थी। तो परिवर्तन इन मजदूर महिलाओं में और हमारे इन छोटे छोटे काम करने वाली जो हमारी महिलाएं हैं उनकी जिंदगी में आया, जिनको उज्ज्वला गैस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ये कनेक्शन दिए। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे मजरे, बहुत सारे हमारे मोहल्ले ऐसे थे कि जहां पर बिजली की ही कनेक्शन नहीं थे। पूरे के पूरे मजरे ऐसे थे कि जहां बिजली का बल्ब लोग जलते हुए नहीं देखे थे। सौभाग्य योजना के अंतर्गत
आदरणीय योगी जी ने एक एक मजरे को बिजली के कनेक्शन दिए। जो हमारे गरीब भाई बहन थे उनके परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए, कैंप लगा लगा कर दिए गए। इस बिजली के कनेक्शन से उन लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया। बिजली होने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ी और उनके बच्चे, जो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति के बच्चे बिना पढ़े लिखे ही रह जाते थे, आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अपने माता पिता से निश्चित ही वो एक श्रेणी ऊपर जाएंगे। ये परिवर्तन आया है प्रदेश की में बिजली के कनेक्शन देने से। और कनेक्शन देने के साथ साथ जो गुणवत्ता है, जो बिजली आने के घंटे हैं, वो निश्चित ही बढ़े हैं। चाहे गांव हो, चाहे कस्बे हो, चाहे शहर हो। 18 घंटे से 20 घंटे और 20 से 22 घंटे और 22 से 24 घंटे शहरों और क्षेत्रों के अनुसार ये बिजली दी गई। पहले हमारे किसान जब बिजली आ जाती थी और घर से खेत पे जाते थे तो जाते जाते बिजली खत्म हो जाती थी और वो वापस घर पे आते थे। बड़ी मुश्किलों में जब खेत पे पहुंचते थे तो 2 घंटे या 3 घंटे वो ट्यूबवेल चला पाते थे और फिर वापस घर को आ जाते थे। आज हमारा किसान लगातार 8 घंटे ट्यूबवेल चला के अपनी खेती की सिंचाई करके तब अपने घर को आता है। और जब वो किसान घर पे आता है तो घर में भी बिजली मिलती है। किसान पंखे में बैठ के गर्मी में खाना खाता है और आराम करता है। ये उसका ईज ऑफ लिविंग अच्छा हुआ है। उस किसान के जीवन में परिवर्तन आया है इस बिजली के आने से। और दूसरी बात, जो हमारे ईज ऑफ लिविंग है, एक किसान के लिए ईज ऑफ लिविंग अलग है, मजदूर के लिए अलग है और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, चाहे हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है, चाहे कोई सीईओ है या कोई बैंक मैनेजर है, उसके लिए ईज ऑफ लाइफ ये है कि जब वो नौकरी करके अपना काम खत्म करके घर को जाए तो कम से कम उसका एसी या उसके कूलर चलते हुए मिले। पहले तो ऐसा होता नहीं था क्योंकि बिजली बहुत कम आती थी, लेकिन पिछले 5 साल पूरा अपनी सरकार के कार्यकाल में बिजली की गुणवत्ता, बिजली का समय पूरा 18 से 20 घंटे आती रही बिजली, जिससे कि उनकी जिंदगी में परिवर्तन आया और उनके काम करने की क्षमता निश्चित ही रूप से बढ़ी है। चाहे हमारे किसानों की सम्मान निधि की बात हो, चाहे किसान को जो सम्मान निधि है, ऐसा नहीं है कि उससे बहुत बड़ा कोई रकम है, लेकिन ये किसान से पूछिए कि ये छोटी सी राशि भी उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कभी उसके बच्चे की फीस रुक जाती थी, कभी उसे कुछ जरूरी चीज खरीदनी होती थी तो वो रह जाती थी, कभी उसे खाद या बीज रह जाता था। तो उस किसान की जिंदगी में परिवर्तन आया तो ये सम्मान निधि से, किसान सम्मान निधि से आया, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से किसान के खाते में पहुंचता है और समय से पहुंचता है और किसान जो है इसको अपने दैनिक जरूरतों में प्रयोग कर रहे हैं। इससे किसान में परिवर्तन की जिंदगी में परिवर्तन आया। किसानों को बिजली की बहुत जरूरत, किसानों को समय से खाद मिल जाए उसकी बहुत जरूरत, किसानों को अच्छे बीज मिल जाए उसकी बहुत जरूरत, किसानों का पेमेंट हो जाए उसकी बहुत जरूरत और किसान की जो उपज है उसको सही मूल्य पर खरीद लिया जाए उसकी बहुत जरूरत थी। ये सब कुछ पिछले 5 साल में हुआ और जिसका नतीजा था कि किसान आज खुश है और किसान ने ये समर्थन देकर जाहिर कर दिया कि हम आज भारतीय जनता पार्टी की किसान के सरकार के साथ हैं, हम आदरणीय योगी जी के साथ हैं। महोदय, राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में देखने के लिए आया। जो उत्तर प्रदेश की जनता, हम 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वाले, अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। और अगर उत्तर प्रदेश पीछे रह जाएगा तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व ही पीछे रह जाएगा। और ये हमारी 5 साल की सरकार ने कर दिखाया कि उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है। मान्यवर, पहले अपने उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए बहुत सारे बिजनेस फैमिलीज और बिजनेस ग्रुप थे। इंटरनेशनल तो मैं क्या कहूं, हिंदुस्तान से ही कोई आने को तैयार नहीं होता था। उन्हें डर लगता था, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, गुंडा बदमाशी, माफिया बहुत है, यहाँ कार्य करने की प्रणाली बहुत खराब है, तो हम बिजनेस यहाँ लगाएं कि ना लगाएं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी सरकार को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो बिजनेस करने की जो क्षमता है लोगों की और लोगों को जो अट्रैक्ट करा है, चाहे वो देश के हमारे व्यापारी हों, चाहे हमारे इंटरनेशनल ग्रुप हों, वो आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए जो हमारे सरकार ने इंडस्ट्रियल समिट करे थे उसका बहुत रोल था। इंडस्ट्रियल समिट में
जब व्यापारियों को, सभी व्यापारियों को, चाहे वो देश के हों चाहे विदेश के हों, उनको ये विश्वास हुआ कि सरकार हमारी पूर्णतः मदद करेगी, हमारे सिंगल विंडो क्लियरेंस होंगे, हमारे कागजी काम कम से कम हो जाएंगे और हमें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक रहेगी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने सरकार में भी विश्वास दिखाया और यहाँ की जनता में भी विश्वास दिखाया और विभिन्न तरह की इंडस्ट्री आज उत्तर प्रदेश में लग रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इंडस्ट्री आने के लिए उत्तर प्रदेश में हमारी सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी हो, हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, हमारे व्यापारी ग्रुप जो सामान की लोडिंग करते हैं उसकी व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए निश्चित ही जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी सड़कों का निर्माण है, हमारे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, हमारे जो ट्रेन के रास्ते हैं, उनको निश्चित ही 5 साल में बहुत अंतर आया, चाहे वो बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे हों, रुहेलखंड के एक्सप्रेसवे हों, या मैं पश्चिम से आती हूं, चाहे मेरे पश्चिम के एक्सप्रेसवे हों। निश्चित ही एक तरफ अगर आईआरटीसी की रेल चल रही है तो दूसरी तरफ मेरठ डासना रोड जैसे या बहुत सारे एक्सप्रेसवे चल रहे हैं। और अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो आदरणीय अध्यक्ष जी, पश्चिम में तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी जा रहा है कि उस फ्राइट कॉरिडोर से यदि किसान भी अपनी उपज को दूसरे प्रदेश में भेजना चाहता है तो एसी कंपार्टमेंट से वो भी भेज सकता है और उचित दाम ले सकता है। यह परिवर्तन आया है किसान की जिंदगी में और व्यापारियों की जिंदगी में। और हमारे जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हैं उनके द्वारा अभी हमारी तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है, तो निश्चित ही जितने पुराने व्यवसाय हैं, जितनी फैक्ट्री लग चुकी हैं और उनके प्रॉमिस हो चुके हैं, उसके साथ अन्य फैक्ट्री भी उत्तर प्रदेश में आएंगी। आज उत्तर प्रदेश की तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह से हमारे एक्सप्रेसवेज के चारों तरफ एक हमारा डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि जिसमें हमारे गोला बारूद और हमारे डिफेंस सिस्टम की सारी फैक्ट्रीज लगेंगी। किस तरह से हम इन एक्सप्रेसवे को यूज कर सकते हैं कि उनके चारों तरफ हम फैक्ट्री लगाएं और जो हमारे राज्य जहां का मजदूर हमारा बाहर जाता था वो मजदूर हमारा उसी जगह पे रुक जाएगा, उसी जिले में रुक जाएगा। फैक्ट्री वाले को आसानी से मैन पावर मिलेगी और मजदूर को आसानी से फैक्ट्री मिलेगी काम करने के लिए, और जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको उन फैक्ट्री में अफसर का काम मिलेगा। ऐसी सोच के साथ सरकार काम कर रही है और निश्चित ही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही नहीं है कि बड़े व्यापार की चर्चा करी जाए या सरकार बड़े व्यापारी या बड़े बिजनेस टाइकून्स जो हैं उनको लाने के बारे में सोचे। सरकार छोटे छोटे व्यापारी के बारे में भी सोच रही है और सरकार उसके लिए चाहे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना हो कि हमारे जो हुनर है हमारे कारीगरों में उसके माध्यम से एक जिले को हम कैसे आगे लेके जाएं और वो जिले के कारीगर हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसको इंटरनेशनल मार्केट कैसे मिले, उसको नेशनल मार्केट कैसे मिले, ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, क्योंकि इस हुनर के काम से एक महिला जो कढ़ाई करती है उसका प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है, अगर कोई पीतल का काम करता है तो उसका प्रोडक्ट भी जा रहा है, और अगर कोई बांस की टोकरी बनाता है तो उसका प्रोडक्ट भी बहुत इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है। ये खूबसूरती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो हमारा बहुत सारा यूथ है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, इंजीनियर नहीं है, उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन वो 10वीं पास है, कुछ काम करना चाहता है, उसको स्किल सिखाने के माध्यम से, चाहे हम उसको वेल्डिंग के काम सिखाएं, चाहे हम उसको टाइल्स लगाने का काम सिखाएं, चाहे उसको हम टेलरिंग का काम सिखाएं, विश्वकर्मा योजना के तहत उनको विभिन्न काम कराए जा रहे हैं। और वो छोटा काम करने वाला व्यक्ति वो अपना ही काम नहीं संभाल रहा है, वो 2-4 और लोगों को भी काम दे रहा है। ये सरकार की सोच है कि अगर बड़ा व्यापार भी हमारे क्षेत्र में आए तो छोटे छोटे व्यापारी भी अपने उद्यमों को संभालें और देश की जो प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें शेयर करें, उसमें सहभागिता करें। और बेहतर विकास के लिए अगर कोई फॉरेन डेलीगेट हमारे उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए आता है, वो अपनी फैक्ट्री लगाता है, तो निश्चित ही हमारी एयर कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय योगी जी ने हमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिए हैं, जिनसे हमारी कनेक्टिविटी बहुत सुधरी है। और जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, आज सोचिए कि अगर कोई विदेशी कंपनी कनॉट प्लेस में अगर उसका ऑफिस है वो खोलता है तो वो अपनी फील्ड की साइट दिखाने के लिए बाय एयर अपने उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा सकता है और अपनी फैक्ट्री दिखा के पुनः कनॉट प्लेस वापस आ सकता है अपने ऑफिस में। और पहले क्या होता था कि अगर उसको अपने फील्ड की
अपनी फैक्ट्री दिखानी है तो बहुत बार तो जाम में अटका रहता था, बहुत बार आने जाने की एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, तो जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो भी चले जाते थे और हिंदुस्तानी जो अपने हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन हैं वो भी उसमें मनाही कर देते थे कि हम नहीं लगाएंगे। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होने से आज हर तरह का व्यापारी, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, उत्तर प्रदेश आने के लिए उत्सुक है। और साथ ही साथ हमारे जो छोटे व्यापारी हैं वो भी अपना काम करके और सरकार के स्किल इंडिया के माध्यम से अपने परिवार को तो चला ही रहे हैं, अपने साथ के लोगों को व्यापार भी दे रहे हैं और काम भी दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं आदरणीय मोदी जी को भी और आदरणीय योगी जी को भी। महामारी कभी भी आ सकती है, 100 साल में एक बार आती है और इत्तेफाकन ये महामारी हमारी सरकार के कार्यकाल में आई और इस महामारी से वो देश जिन्हें डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है, जिनके पास दवाइयां, इंजेक्शन, सारे बचाव के साधन, वैक्सीन सब कुछ थे, वैक्सीन बनाने की सारी सुविधाएं थी, वो देश हिम्मत हार गए। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा जो हिंदुस्तान है वो हिम्मत नहीं हारा और आज कोरोना का जो मैनेजमेंट है जो उत्तर प्रदेश ने करा है, इस चुनौतीपूर्ण समय में चाहे हमारे कोटा से बच्चों को उनके घर पहुंचाना हो, ये काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करा, और चाहे हमारे प्रवासी मजदूर रहे हों, जो उत्तर प्रदेश का मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाके काम करता था और दूसरे प्रदेश वाले कहते थे कि ये तो उत्तर प्रदेश का मजदूर है, उस मजदूर को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप बुलाया और उसको उसके घर तक, उसके जिले तक, उसके गांव तक पहुंचाया। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, मैं स्वयं मोदी नगर से आती हूं, 20-20 हजार मजदूर हमारे दिल्ली से, हमारे गाजियाबाद में भेज दिए जाते थे कि जाओ यहां से बसें चलेंगी, ट्रेन चलेंगी, और उन 20-20 हजार मजदूरों को हमारे सरकार के माध्यम से उनके प्रदेश भी भेजा गया और उत्तर प्रदेश में जहां जहां उनके जिले थे वहां तक भी भेजा गया। साथ ही साथ जो हमारे मजदूर हैं, इनके चाहे इलाज की व्यवस्था हो, चाहे इनके टेस्टों की व्यवस्था हो, चाहे इनके खाने की व्यवस्था हो, ये एकदम से 4000 मजदूर एक शहर में आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से एनजीओ ग्रुप्स के माध्यम से, तहसीलों के माध्यम से इनको मैनेज करा गया और वो मजदूर याद रखता है जब वोट डालता है कि मुझे आदरणीय योगी जी ने मुझे मेरे कोरोना के समय में घर तक पहुंचाया था। वो बच्चा भी याद रखता है, उसके घर वाले भी याद रखते हैं कि हमारी सरकार ने उन बच्चों को कोटा से निकाल के उनके घर तक पहुंचाया था और उसका नतीजा है कि इस चुनाव में उन्होंने याद रखा और हमें पूरा सहयोग करा। साथ ही साथ इस कोरोना काल में हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, खासतौर से हमारे सरकारी तंत्र के जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चाहे वो कंपाउंडर हो, चाहे एएनएम हो, चाहे आशा हो, चाहे हमारी जो हेल्थ विजिटर्स हों, इन्होंने घर घर जाके दस्तक दी और घर घर जाके दस्तक देके, चाहे उन्होंने कोरोना का टेस्ट करा हो, चाहे उन्होंने कोरोना की दवाई दी हो, सरकार के माध्यम से इतनी दवाइयां दी गई थी पैकेट बना बना के कि अगर बिना पढ़ा लिखा आदमी है तो वो भी समझ जाए कि ये किस ग्रुप के बच्चे के लिए है और ये कितनी दवा देनी है। और जो साधारण हमारी हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने भी ये काम बखूबी निभाया। मैं आज सदन के माध्यम से उन सभी पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनको सैल्यूट करती हूँ। और उत्तर प्रदेश का मॉडल, एक समय था जब हम हिंदुस्तानी बाहर की तरफ देखते थे और हम विदेशी मॉडल्स को फॉलो करते थे किसी भी चीज में, चाहे वो बीमारी से हमें निपटना हो, चाहे आपदा से निपटना हो, चाहे कोई भी चीज हो, हम विदेश की तरफ देखा करते थे। लेकिन सौभाग्य से आज विदेश हमारी तरफ देख रहा है कि इंडिया ने कैसे कंट्रोल करा। और मैं बधाई देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि आज विदेश के हमारे जैसे सदस्य वहां सदन में बैठे हैं, वो अपने प्रधानमंत्री से कहते हैं कि यूपी मॉडल फॉलो करिए तब आपका कोरोना ठीक होगा। तो इससे हमारे भी जो है बड़े सौभाग्य है और हमारे भी शान से सिर ऊंचा हो जाता है कि हमारा यूपी मॉडल ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी फॉलो करा जा रहा है। साथ ही साथ एक आपदा आई और उस आपदा में अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन कहीं भी ये देखना काम की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, चाहे सड़क निर्माण का काम है, चाहे सीवरेज का काम चल रहा है अमृत योजना में, थोड़ा शिथिल हुआ कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रोजेक्ट बंद हो गए हों। जो सड़कें बन रही थी मान्यवर, वो सड़कें बनती रहीं, जो सीवर लाइन के प्रोजेक्ट चल रहे थे वो चलते रहे।
गति जरूर कम हुई लेकिन वो बराबर चलते रहे। ये एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि इतनी बड़ी महामारी के बाद भी हमारी सारी व्यवस्था पूरे प्रदेश की नियमित चलती रही। और साथ ही साथ चाहे सैनिटाइजर बनना हो, जब कोई विपत्ति आ जाती है तो हम बहुत तेजी से सोचते हैं और सैनिटाइजर बनाने के लिए शुगर मिल से हमारा इतना सैनिटाइजर बन गया कि हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये उस समय में सोच विचार का सरकार की दूरदर्शी नीति का परिणाम था कि शुगर मिल से ही सैनिटाइजर बने और वो सैनिटाइजर जो है अस्पतालों को और लोगों को मुहैया कराए गए। साथ ही साथ पीएचसी पे आज हमारे जो जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अपग्रेडेड हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, उन सब पे ऑक्सीजन बनाने के जो मशीनें हैं उनकी क्षमता के अनुसार लग चुकी हैं और हर जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है वो इससे आच्छादित है। चाहे हमारे ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर हों, चाहे ऑक्सीजन के हमारे बड़े सिलेंडर हों, वो सब किसी न किसी माध्यम से हमारे अस्पतालों में लग चुके हैं। हालांकि तीसरी जो खतरनाक वेव थी वो भी निकल गई, लेकिन उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। ये कोरोना सिखा के गया और उत्तर प्रदेश ने बखूबी उससे बहुत कुछ सीखा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर अस्पताल, बड़े छोटे सभी अस्पतालों को इसके लिए तैयार कर दिया कि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना होती है तो हम उससे निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। चाहे व्यक्ति अमीर हो, चाहे व्यक्ति गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे गांव में रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, हर किसी को इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे चारों तरफ कानून व्यवस्था कैसी है। अगर एक लड़की पढ़ने जाती है, वो टाइम से घर नहीं आती तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, या कोई बच्चा नौकरी पे गया तो उसकी मां उसकी आने की इंतजार देखती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय योगी जी को और अपनी पूरी सरकार को कि पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था और जो महिला सुरक्षा है वो हमारी सरकार की प्रायोरिटी रही। चाहे आम जनता हो, चाहे व्यापारी हो, आज गुंडे, माफिया, छोटे चेन स्नैचिंग करने वाले, मोबाइल खींचने वाले, सारे बदमाश बिल्कुल साइलेंट पड़े हैं, सब अपने काम कर रहे हैं। और खास तौर से पहले हमारे यहाँ पश्चिम में तो बहुत गाड़ियां चोरी हो जाती थी, मोटरसाइकिल चोरी हो जाती थी। मैं तो अस्पताल की ओनर हूं तो अस्पताल के बाहर से मोटरसाइकिल उठ जाती थी। मैं धन्यवाद देती हूं कि एक जो बहुत ही बड़ी समस्या थी गाड़ी चोरियों की, वो सोतीगंज का बाजार बंद होते ही सारी की सारी खत्म हो गई। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश ही नहीं, आसपास के प्रदेशों को भी बहुत सुकून मिला है कि सोतीगंज का बाजार बंद हुआ तो वहां से हमारी गाड़ियां चोरी होनी बंद हो गई। तो ये एक अंतर आता है कानून व्यवस्था के ठीक होने से। एक बच्ची पढ़ने जा सकती है, ट्यूशन पढ़ सकती है, वो एक कल की एक अच्छी उत्तर प्रदेश की नागरिक बनेगी। हमें एक क्वालिटी सिटीजन मिलेगा उत्तर प्रदेश का। एक लड़का जो नौकरी पे जा रहा है वो निश्चिंत होकर नौकरी कर सकता है क्योंकि उसको ये चिंता नहीं है कि मुझे गांव जाते समय गुंडे बदमाश मिल जाएंगे। और जब महिलाएं पढ़ती हैं, महिलाएं नौकरी करती हैं, जिस भी प्रदेश में महिलाएं पढ़ रही हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, निश्चित ही वो प्रदेश आगे जाता है और निश्चित ही वो प्रदेश बढ़ता है। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं, आज उत्तर प्रदेश की बेटियां पढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में वो ये सहयोग कर रही हैं क्योंकि पढ़ लिख के जब लड़कियां आगे जा रही हैं तो निश्चित ही वो किसी ना किसी रूप में आगे अपने देश की और प्रदेश की इकोनॉमी में भी सहयोग कर रही हैं। खास तौर से महिलाएं थाने जाते हुए बहुत डरती थी, पुलिस से बात करते हुए बहुत डरती थी। खाकी वाला कोई व्यक्ति घर आ जाए तो वैसे ही महिलाएं डर जाती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो मिशन शक्ति सेंटर बनाए हैं थानों में, और जो हेल्प डेस्क हैं, जो पिंक हेल्प डेस्क हैं, जिसमें एक महिला जाके, चाहे उसके घर परिवार की कोई बात है, लड़ाई झगड़ा है, चाहे किसी ने उसको फोन पे कोई तरह की धमकी दी है या अश्लील मैसेज भेजे हैं, चाहे किसी तरह का उसके साथ गलत व्यवहार है, वो लड़की निश्चित रूप से जाकर वहां महिला पुलिसकर्मी से कह सकती है। और इन महिला पुलिस थानों का इतना खौफ है कि आज लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों से बदतमीजी करना, दुपट्टे छीन लेना, ये बहुत पुराने इतिहास की बात हो गई है उत्तर प्रदेश में। आज लड़कियां निश्चिंत होकर घूम रही हैं और अगर दिक्कत होती है तो निश्चिंत होकर थाने भी चली जाती हैं। साथ ही साथ पुलिस के साथ साथ जो हमारे होमगार्ड्स थे वो बहुत साइड लाइन करे हुए थे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें जिस तरह से पुलिस के साथ समायोजित करा, ट्रैफिक पुलिस के मैनेजमेंट में समायोजित करा,
साथ ही साथ एनडीआरएफ के लिए उनकी जो ट्रेनिंग कराई, उससे निश्चित ही उनकी जो एक मैन पावर खाली बेकार जा रही थी उसको बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ाया गया और निश्चित ही उससे चाहे एनडीआरएफ हो चाहे पुलिस हो उसकी क्षमता में परिवर्तन आएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही साथ हमारे जो महापुरुष हैं जिनकी गाइडलाइंस में हम चलते हैं कि हमारी सेवाएं अंत तक जाएं, हमारे जो सेवाएं हैं हमारे आखिरी छोर तक जाएं। और इसी कड़ी में आदरणीय अटल जी के जन्म जयंती के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बच्चों को जो फोन दिए, जो हमारे टैबलेट बांटे गए हैं, उससे निश्चित ही युवा वर्ग में बहुत उत्साह हुआ और कोरोना के कारण टैबलेट से पढ़ाई और फोन से पढ़ाई ये निश्चित ही चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन दोनों करते हैं। और आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस और मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है वो निश्चित ही इन बच्चों के लिए बहुत प्रभावशाली है। बहुत सारे बच्चे फोन और टैबलेट नहीं खरीद पाते थे, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना निश्चित ही बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ जो पेंशन बढ़ाई गई है हमारे जो तीनों तरह की पेंशन है, हमारी विधवा महिला और बुजुर्गों की पेंशन है और जो दिव्यांगों की पेंशन है, वो निश्चित ही उसकी जो रकम बढ़ाई गई है उससे उनकी जिंदगी में जरूर परिवर्तन आएगा। और साथ ही साथ बहुत बार बेटियों को होने को अभिशाप मान लिया जाता था। पिछले 5 साल के अगर हम आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में बेटियों की संख्या बढ़ी है। जो अल्ट्रासाउंड करके बेटियों की संख्या कम हो रही थी उसमें हमने बहुत हद तक सफलता पाई है और उत्तर प्रदेश में अब बेटियों का जो लिंगानुपात है वो बढ़ रहा है। साथ ही साथ इन्हीं बेटियों के लिए जो शादी का कार्यक्रम है सामूहिक विवाह का, चाहे वो हमारे मजदूर श्रेणी की जो परिवार है उनका हो, चाहे साधारण हमारे जो गरीब परिवार हों जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सामूहिक विवाह के माध्यम से उन गरीब परिवार की बेटियों की शादी ऐसे हो रही है, इतने बड़े स्तर पे होती है कि ऐसा लगता है कि किसी राजा की बेटी की शादी हो रही है। एक साथ 2-2 हजार बच्चों की शादी हो रही है और छोटी जगह में अगर हुआ है तो 200-300 की शादी होती है। तो निश्चित ही ये एक गरीब परिवार उसकी महत्ता समझ सकता है कि उसके लिए कितना जरूरी है। एक और विशेष बात पूरे 5 साल के कार्यकाल की है जिसे आदरणीय राज्यपाल महोदया के बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ, मन से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है पोषण। जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो गर्भावस्था से देखें चाहे हमारे 5 साल तक के बच्चे देखें, वो कुपोषित होते थे। ये गरीब कुपोषित बच्चे, एक गरीब के घर में बच्चा पैदा हो गया तो उसको यही नहीं पता था कि मैं इसको क्या खिलाऊं क्या करूं। सरकार ने उनको मदद करी, उनको पोषण आहार भी दे रही है, सरकार बराबर मॉनिटरिंग कर रही है। यहां तक कि राज्यपाल महोदया खुद बहुत सारे ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए, टीबी के मरीजों को गोद लेने के लिए प्रेरित करती रही हैं। और अभी पिछले महीने सरकार का एक कार्यक्रम चला था जिसमें टीबी के मरीजों को गोद लिया गया था और कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया था। सिर्फ सरकार की तरफ से शुरुआत करने की देर होती है। इतने सामाजिक हमारे व्यक्ति हैं समाज में काम करने वाले कि बहुत सारी जो हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हैं वहां गोद लेने वाले लोग ज्यादा थे और मरीज कम रह गए, ऐसा भी हुआ। तो जिस तरह से हमारे टीबी के मरीजों को गोद लिया जा रहा है तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान से टीबी भी जल्दी ही चली जाएगी जैसे पोलियो गया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि जो गोद लेने का ये अभियान चला है इसमें आम व्यक्ति जो संपन्न व्यक्ति हैं बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारे बच्चों का स्कूल चलो अभियान है प्राथमिक शिक्षा के लिए, कायाकल्प के माध्यम से आज हमारे स्कूल, हमारे प्राथमिक विद्यालय बहुत सुंदर हो गए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, उनमें बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर है, उनकी बाउंड्री अच्छी है, शुद्ध पेयजल है। हमारे स्कूल, बहुत सारे स्कूल एक ब्लॉक में वो प्राइवेट स्कूल को टक्कर देते हैं। आज ये स्तर हो गया है हमारे प्राइमरी स्कूलों का कि वहां बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं, सीटें फुल भी हो जाती हैं और हम जैसों से सिफारिश भी लगाई जाती है। एक समय ऐसा था कि उन स्कूलों में ना तो बच्चे होते थे ना टीचर होते थे और आज वहां टीचर्स भी मेहनत से काम कर रहे हैं और बच्चे भी वहां पढ़ रहे हैं। और जब हमारे गरीब बच्चे, जब हमारे गांव के बच्चे प्राथमिक एजुकेशन लेंगे तभी ये हमारे बड़े बड़े महाविद्यालय काम आएंगे, तभी हमारे बड़े बड़े इंजीनियरिंग और आईटीआई और आईटी के कॉलेज काम आएंगे। क्योंकि यदि प्राथमिक स्तर ही अच्छा नहीं होगा तो निश्चित ही बच्चे ऊपर कहां जाएंगे।
साथ ही साथ जो हमारे महाविद्यालय और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस बढ़े हैं, निश्चित ही आने वाले समय में उससे बहुत परिवर्तन आएगा। इसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी सरकार के सराहनीय कामों के लिए मैं धन्यवाद देती हूं और आशा करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप हम सबका साथ और सबका विकास और तेजी से बढ़ेगा। साथ ही साथ सबका विश्वास और हम सबका प्रयास उत्तर प्रदेश को अति उत्तम प्रदेश बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन के लिए माननीय केंद्र प्रताप जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी द्वारा राज्य विधानमंडल के समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर डॉक्टर मंजू सिवाच जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए उक्त प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार हम लोग विधानसभा के अंतिम सत्र में जिस समय बैठे थे, माननीय अध्यक्ष जी ने एक वाक्य कहा था कि हम सब लोग इस गुंबद के नीचे अग्नि स्नान करके आते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में दोबारा आई है और हमारे बहुत सारे सदस्य नए निर्वाचित होकर के आए हैं, पुराने बहुत सारे लोग साथी आए हैं। उन सब का मैं अग्नि स्नान करके वो यहां पर आए हैं, इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के बारे में बहुत भ्रम फैलाने की कोशिशें की गई थी। पहले तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा गया, बाबा जी तो गए, जो नोएडा गया वापस ही नहीं आया। हमने मिथक तोड़ दिया और मिथक तोड़कर मुख्यमंत्री जी ने फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए कमान संभाल ली। कुछ लोग ये भी भ्रम फैला रहे थे माननीय अध्यक्ष जी कि बाबा जी चुनाव जीत भी जाएंगे तो सरकार तो नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में कभी बनी नहीं, दोबारा रिपीट नहीं होंगे। ये भ्रम भी फैलाने की कोशिश की गई और जनता का विश्वास हमारे साथ था। हमारी सरकार का सुशासन, हमारी सरकार का लोक कल्याण का मंत्र, हमारी सरकार का गरीब कल्याण का मंत्र और विकास के नए प्रतिमान जनता ने स्वीकार किए और जनता ने एक बार फिर से हमको आशीर्वाद दिया और जनता ने कहा कि भले ही ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हों कि दोबारा सरकार नहीं आती, लेकिन जो सरकार अच्छा काम कर रही है और 2017 में जिस नारे के साथ आप आए थे, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार, वो नारा आपका बहुत सटीक है। आपने 5 साल उसी नारे को ईमानदारी के साथ पालन किया है और इसलिए आप जाओ फिर से प्रदेश की जनता की सेवा करो और प्रदेश के अंदर फैलाए गए इस भ्रम को भी हमने तोड़ने का काम किया है। वैसे तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम उत्पन्न करना कुछ लोगों का काम है माननीय अध्यक्ष जी। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के दौरान एक बहुत गंभीर आरोप भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर लगाया गया कि बेईमानी करके कुछ लोग चुनाव जीते हैं। मैं तो शिक्षक रहा हूं, क्लास में भी हम लोग देखते थे, जो लड़का पास हो जाता था वो कहता था हम तो अपने पौरुष और पराक्रम से पास हुए, लेकिन जो फेल हो जाता था वो कहता था मास्टर साहब फेल कर दिए हैं। बिल्कुल वही स्थिति यहां विधानसभा में आज उपस्थित हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इधर के बेईमानी करके जीते हैं और उधर के ईमानदारी से जीते हैं तो फिर यह मापदंड भी दोहरा है
और इस दोहरे मापदंड पर भी सदन को विचार करने की आवश्यकता है। आपने भी 5 साल पहले जब 2017 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो आपने भी नारा दिया था, आपने भी उससे पहले की सरकार चलाई थी, और जब सरकार चलाई थी तो ये कहा था 5 साल बेमिसाल। आपके 5 साल बेमिसाल को जनता ने ढकोसला समझा और जनता ने कहा 5 साल बेमिसाल नहीं, कौन कौन से काम किए हुए हैं और कारनामों की सजा जनता ने दी, और हमारे जो अच्छे काम हैं उन अच्छे कामों के कारण हमको एक बार फिर से जनता ने सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। एक दूसरा भ्रम पूरे 1 साल फैलाने की कोशिश की गई, यह सरकार किसान विरोधी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो सरकार थी 2017 में पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ करती है। ये वो सरकार है जिसने 2.5 करोड़ किसानों को, 2 करोड़ 55 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी। ये वो सरकार है जिसने कृषि उपज खरीदने के लिए जितना पिछली सरकार पिछले कार्यकाल में 5 साल में खरीदा गया होगा उससे 2 से 2.5 गुने खरीद की, और समर्थन मूल्य भी लगभग 1.5 गुना करने का काम किया। ये वो सरकार है। मैं दूसरे विधानसभा का आंकड़ा नहीं बताऊंगा, मैं केवल अपने विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा बताता हूं। 23,913 किसानों का मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर्जा माफ हुआ। 80 लाख की लागत से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कृषि कल्याण केंद्र का निर्माण हो रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो मैंने अपने हाथों से करके देखा है, हजारों किसानों को सरसों, लाही, मसूर का निःशुल्क बीज वितरण इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में करने का काम किया है। और इसलिए जनता ने सोचा कि ये तो भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो सरकार किसानों के लिए इतना कर रही है, जिस सरकार ने पीछे के कार्यकाल में कभी एक अन्नी नहीं दिया किसानों को, 1 रुपया कभी किसान के खाते में नहीं भेजा, वो सरकार अगर इतने अच्छे काम कर रही तो इस सरकार को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। और हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने भ्रम तोड़ने का काम किया और फिर से अग्नि स्नान करके हम सब लोग इस गुंबद के नीचे आ गए, और फिर 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश की आपका मौका आएगा तो आप बोलिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका मौका आएगा तो जरूर बोलने के लिए आप निर्देशित करिएगा। उत्तर प्रदेश की महान जनता का जो आशीर्वाद हमारे साथ है, यह गुड गवर्नेंस का आशीर्वाद है, और यह गुड गवर्नेंस के नाते अभी आपने थोड़ी देर पहले डॉक्टर मंजू शिवाज जी जो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही थी, उसमें कोरोना के कालखंड का जिक्र किया। हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से बना करके, और पूर्वांचल का जो गेटवे बन गया था उत्तर प्रदेश, जहां मुंबई से आने वाले लोग भी आ रहे थे, जहां जयपुर से आने वाले लोग भी आ रहे थे, और जहां पर दिल्ली से आने वाले लोग भी आ रहे थे, उनको भी सेवा देते हुए, उनको भी सुविधा देते हुए और सब तरह से उनकी सेवा करने का काम किया। सारे अस्पतालों में ठीक तरह से सेवा करने का काम किया। न जाने कितने हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे सरकार के मंत्री सेवा करते करते हमारे बीच में रहे नहीं। अनेक विधायक हमारे बीच में नहीं रहे। मैं स्वयं 18 दिन पीजीआई के आईसीयू में भर्ती रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम दोनों ये लगातार हम लोगों की चिंता करते रहे और पूरे लोगों की चिंता करते रहे। पीछे जो नेता प्रतिपक्ष थे आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, उन्होंने भी सदन के अंदर स्वीकार किया था इस सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से कोरोना के कालखंड में अपना सेवा दे करके और लोगों की चिंता करने का काम किया है। और केवल इतना ही नहीं है, हम सब जानते हैं कि पूरे क्षेत्र के अंदर, एक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर तमाम प्रकार की सुविधाएं दे करके इस सरकार ने कोरोना से इस उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने का काम किया। इस कोरोना के कालखंड में आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, आपने अपने परिवार में भी कहीं नहीं देखा होगा, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री आपने देखा
जो अपने पिता की भी अर्थी को कंधा देने के लिए अभिनंदन का पात्र है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और उस समय चिकित्सा शिक्षा हमारे आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी देखते थे, वह भी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। बहुत बेहतर व्यवस्था देकर के उत्तर प्रदेश में कोरोना के कालखंड में तमाम सुविधाएं देने का काम किया है। गुड गवर्नेंस का मैं दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। चुनाव में लोग भयभीत होकर के बुलडोजर बाबा का नाम रख दिए। बुलडोजर किनके ऊपर चलता है? जो उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं। बुलडोजर एक यंत्र नहीं है, बुलडोजर प्रतीक बन गया। बुलडोजर गुंडागर्दी को समाप्त करने का प्रतीक बन गया, और उस बुलडोजर का किस किस तरह से लोगों ने चुनाव अभियान के अंतर्गत भी नाम लिया है, यह भी हम सबको पता है। माननीय अध्यक्ष जी, गुड गवर्नेंस का अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण आपको दूं तो शायद लोगों को आश्चर्य होगा। आजादी के लंबे समय से एक मेन रोड पर बकरी मंडी लगती थी। वहां के लोगों ने आपसी सामंजस्य बना करके उस बकरी मंडी को हटा करके जन सुविधाएं देने का काम किया है। वहां पर कोई भी एम्बुलेंस निकलती थी, कोई भी सरकारी गाड़ी निकलती थी, पुलिस की गाड़ी निकलती थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकलती थी, किसी भी प्रकार की सुविधा की गाड़ी निकलती थी, वहां पर जाम में फंस जाती थी। उस रास्ते को खाली करा करके वहां की आम जनता ने एक दूसरे के साथ अपना विश्वास जोड़ करके उसको बेहतर ढंग से हटाने का काम किया, अतिक्रमण हटाने का भी काम किया है। एक 150-200 साल पुराना पकड़िया का पेड़ और उसके नीचे बनी हुई मजार, उसको ईमानदारी के साथ लोगों ने बैठ करके फैसला किया कि इससे किसका नुकसान होता है। तो वहां अल्पसंख्यक समुदाय के जिन लोगों की मार्केट थी, उन्होंने स्वयं एप्लीकेशन देकर के कि ये स्थान यहां से खाली हो जाए, तो निश्चित रूप से हमारा व्यापार बढ़ जाएगा। और आपने देखा कि सरकार के गुड गवर्नेंस के नाते वहां पर ये सारी सुविधाएं हो गई और आज वो रास्ता निर्बाध रूप से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्व और त्योहार शांति और उल्लास के साथ मनाए गए। आस्था का सम्मान भी इस उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में आस्था के सम्मान के नाते हमने उत्तर प्रदेश दिवस का जब आयोजन किया तो लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजन का क्या मतलब है। हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस का जब हम आयोजन करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, भगवान भोलेनाथ का दरबार यहां पर है। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भूमि है, जिन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन को दिया है। उत्तर प्रदेश की ऐसी भूमि है जहां आज हम विधानसभा में बैठ करके देश के लोक कल्याण, प्रदेश के लोक कल्याण की अगर चर्चा कर रहे हैं तो दुनिया के लोक कल्याण की चर्चा के लिए ऋषियों के द्वारा बनाई गई संसद का स्थल नैमिषारण्य भी है। उस नैमिषारण्य में बैठ करके अगर लोग चर्चा किए हैं तो उत्तर प्रदेश के दिवस के अवसर पर इन सब बातों का अगर हम स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लोगों को जानकारी मिलेगी। और ये हमारी सरकार ने आस्था का सम्मान करते हुए 1225 यात्रियों को कैलाश मानसरोवर का अनुदान 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिया है। सिंधु दर्शन 324 यात्रियों का अनुदान दिया है। तीर्थों का विकास किया है, अयोध्या का दीपोत्सव किया है, ब्रज का रंगोत्सव किया है। और अगर मैं दूसरी जगह की बात न करूं, केवल अपने विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर गंगापुर घाट, बगौली मंदिर, गुरसेल मंदिर, महादेव तालाब का भारत सरकार के द्वारा और बाबा साहब मंदिर, धननाथ तीर्थ, मोक्ष स्वामी मंदिर, बाबा मस्तान दास आश्रम का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा विकास हुआ है, जिससे आस्था का केंद्र बन करके वहां के लोगों को आस्था का सम्मान प्रतीत हुआ है। और केवल इतना ही नहीं है, तो हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम भी इस सरकार ने किया है। हमसे पहले अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कोई पार्क नहीं था। जब हम 2017 में विधायक चुने गए तो उसके बाद हमारी सरकार के सहयोग से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर वहां पर पार्क बनकर के खड़ा हुआ। वहां पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा का सौंदर्यीकरण कराया गया। और उससे पहले कुछ वर्षों पहले, मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सरकार थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा वहां पर स्थापित न हो क्योंकि पीडब्ल्यूडी से उसका एनओसी होना था और पीडब्ल्यूडी के एनओसी देने वाले भी पटेल बिरादरी के थे, लेकिन उन्होंने एनओसी नहीं दिया। जब वहां की जनता ने धमकी दी कि हम आत्मदाह कर लेंगे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित हुई थी। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को सम्मान देने का काम हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, विकास के नए प्रतिमान हमने स्थापित किए हैं। आज अगर सड़कों का जिक्र करें, हाईवेज का जिक्र करें, एक्सप्रेसवेज का जिक्र करें तो वो एक अलग बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है।
इतनी सड़क बनी है जितने पीछे अनेक वर्षों का अगर हम हिसाब जोड़ेंगे तो शायद नहीं दिखाई पड़ेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी तक कोई नेशनल हाईवे नहीं था और मुझे खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी की कृपा से, मोदी जी के आशीर्वाद से एक नेशनल हाईवे स्वीकृत हो गया जिसका नंबर 727 है। एक स्टेट हाईवे स्वीकृत हो गया। आदरणीय केशव मौर्य जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री, उनसे हमने आग्रह किया तो एक स्टेट हाईवे यहां स्वीकृत हो गया और एक किसान पथ जिसके 4 गांव हमारे विधानसभा क्षेत्र को भी टच करते हैं। ऐसे सड़कों के विकास की दृष्टि से अगर मैं बड़ी सड़कों का नाम लूं तो आज अगर हम अपने तहसील हेडक्वार्टर पर खड़े होते हैं तो चारों तरफ के रास्ते हमको शानदार दिखाई पड़ते हैं। चाहे अयोध्या की तरफ चले जाओ, चाहे नैमिष की तरफ चले जाओ, चाहे देवा की तरफ चले जाओ, चाहे महादेवा की तरफ चले जाओ, सब तरफ के रास्ते हमको शानदार अच्छी चौड़ी सड़कों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं छोटी सड़कों का जिक्र करूं, हमने चुनाव के समय आंकड़े भी तैयार किए थे। 275 नई सड़क पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनी है। वो सड़क पीडब्ल्यूडी के द्वारा, त्वरित आर्थिक विकास योजना के द्वारा, विधायक निधि के द्वारा, पूर्वांचल विकास निधि के द्वारा, अनेक योजनाओं के द्वारा 275 नई सड़क जिसमें इंटरलॉकिंग रोड भी शामिल है, उनको बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमने किया है। निश्चित रूप से इस प्रकार के विकास की जो योजनाएं हैं, उन विकास की योजनाओं को देख करके उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको फिर से आशीर्वाद दिया है। अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर वर्षों से जाने का कोई रास्ता नहीं था, उन रास्तों को भी हमने जोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार ने 250 आबादी के गांवों को भी जोड़ने की योजना बना रखी है। उसमें से बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा ऐसी है कि जिन गांवों को हमने सड़क से जोड़ने का काम किया है। इस प्रकार का विकास इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी हम अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर देखते हैं तो आज इंडस्ट्रियल एरिया लखनऊ, कुर्सी, महमूदाबाद पर कोई भी जाकर के देख सकता है। पहले जहां पर ऊसर जैसा दिखाई पड़ता था, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का लोग मजाक उड़ा रहे थे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से क्या होगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आपने देखा कि उसका प्रभाव ऐसा हुआ। ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था हमने देने का काम किया है, सुरक्षा का ऐसा माहौल देने का काम हमने किया है। गुंडागर्दी नहीं होने पाएगी, ये वातावरण बनाने की हमने कोशिश की है और इसलिए आज वहां पर जमीन खाली नहीं है। अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई उद्योगपति जमीन लेना चाहता है तो हमारे पास जमीन देने के लिए वहां स्थान नहीं है। ये व्यवस्था भी हमने दी है और ये हम अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर दे करके आप सबको सरकार का जो विकास का नया प्रतिमान है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। विकास के नए प्रतिमान के अंदर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक इंटर कॉलेज है, आजाद इंटर कॉलेज, अल्पसंख्यक विद्यालय है। मैं विधायक बनने के बाद जब उस विद्यालय में गया तो एक डॉक्टर जमाल साहब उसकी प्रबंध समिति में है, तो उन्होंने हमारे स्वागत में कहा कि विधायक जी, अभी तक तो आजादी के बाद कोई विधायक यहां आया नहीं, आप पहले विधायक हो, वो भी भाजपा वाले हो, जो इस कॉलेज को आए हो, इसलिए बहुत आपका अभिनंदन करते हैं। उस विद्यालय को हम गए और विद्यालय को गए, उसके बाद जनता के सहयोग से 3 कमरे वहां पर बने। हम जो विधायक निधि का सहयोग कर सकते थे उससे वहां पर कमरे बने। आज उस स्कूल की शक्ल ऐसी हो गई है कि बहुत अच्छे तरीके से आजाद इंटर कॉलेज वहां संचालित है। अगर विकास के नए प्रतिमान हमारी सरकार ने स्थापित किए हैं तो जनता का विश्वास हमारी सरकार के प्रति बनना ये स्वाभाविक है। हम सब ने यह भी देखा होगा कि नहरों की सिंचाई की बात चलती है। नहरों की सिंचाई की बात हमारे यहां एक कुंवरगड्डी रजबहा है, पिछले 35 साल से उस कुंवरगड्डी रजबहे में पानी की एक बूंद नहीं थी। आज आप जाकर के उसको देख सकते हैं, कुंवरगड्डी रजबहे में पानी आपको दिखाई पड़ेगा और तेल तक पानी जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। निंदूरा ब्लॉक हमारे यहां पड़ता है, 15 नहरें वहां पर थी, सीतापुर डिवीजन से गवर्न होती थी। इससे पहले वहां की क्या स्थिति थी मैं नहीं कह सकता, सफाई होती थी नहीं होती थी, केवल 3 नहरों में पानी आता था। आज 15 की 15 नहरों में पानी आता है। ये सरकार की उपलब्धता है, योगी जी के नेतृत्व का, योगी जी के नेतृत्व में लिए गए निर्णयों का प्रभाव है। और इसलिए विकास के नए प्रतिमान जो हमने स्थापित किए हैं, उन विकास के नए प्रतिमानों के कारण जनता ने हम पर विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है। गरीब कल्याण की कितनी योजनाओं का हम उल्लेख करें, बहुत सारी योजनाएं जो आपके सामने होंगी, उन योजनाओं का मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, जब किसी गरीब कन्या का विवाह होता है और कन्यादान करने का अवसर किसी मुख्यमंत्री को मिलता है और आज
अगर मैं आंकड़े बताऊं तो 2,68,000 कन्याओं का कन्यादान, ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये बहुत बड़ा दृश्य लोगों के आंखों के सामने उपस्थित होता है। सारे जनप्रतिनिधि वहां पर जाते हैं, सारे अधिकारी वहां पर जब जाते हैं और जब वहां पर जाकर के उस अवसर को देखते हैं तो उनकी आंखें आनंद से अभिभूत हो जाती हैं। इस प्रकार के दृश्य भी हमने गरीब कल्याण के नाम पर जितने भी प्रकार के हमारे काम चल रहे हैं उसमें भी भ्रम फैलाने की जो भी कोशिशें हैं, वो भ्रम फैलाने की कोशिशों से बचते हुए इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को सेवा देने का काम किया है। ये हमारी सरकार सुशासन का प्रतीक है, आस्था का सम्मान करती है, विकास के नए प्रतिमान स्थापित करती है, गरीबों का कल्याण करती है। किसी कवि ने कहा है, कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को हम गले लगाने निकले हैं, हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, ठोकर लगी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले हैं। इस भाव के साथ उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी यहां नहीं हैं, अधिष्ठाता जी बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, 75 घंटे का सदन चलना चाहिए। 75 घंटे का सदन इस देश की उस संवैधानिक व्यवस्था को केंद्र मान करके चलना चाहिए। इस देश की उस संवैधानिक व्यवस्था को आधार मान करके संविधान में जो चीजें लिखी हैं, संविधान में जो वर्णित चित्र हैं, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। 75 साल के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा होनी चाहिए, फिर चाहे वो देश में इमरजेंसी थोपी गई हो, चाहे अन्य प्रकार के काम हो, इन सब पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो सब कुछ भूल जाएंगे, बलिदानों की गाथा भूल जाएंगे, देश के महापुरुषों को भूल जाएंगे, देश कैसे बना है यह भी भूल जाएंगे। क्योंकि इस देश में ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने इस देश के अंदर राजभाषा बहस में कह दिया कि अंग्रेजी इस कारण स्वीकार की जा सकती है कि वह विजेता की भाषा है। विजेता की भाषा लोग मान लेंगे और इसलिए शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता, सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देगा। इसलिए सत्य लोगों के सामने आना चाहिए, सदन में इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। अध्यक्ष की पीठ बड़ी महत्वपूर्ण पीठ है। इस पीठ पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी बैठे हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी जब इस सीट पर बैठे हैं तो राजर्षि कैसे बन गए और 13 साल तक उन्होंने इस विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किस प्रकार का व्यवहार किया और किन्होंने उनकी टांग खींच करके उनको कूड़ेदान में फेंकने का काम किया है, ये चर्चा भी इस सदन के अंदर आनी चाहिए। तब आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से इन सब बातों को देख करके, इन सब बातों को समझ करके उससे कुछ सीखने का काम करेगी। नहीं तो कोई हमारा ही नेता दुनिया के किसी भी देश में जाकर के कह देगा ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो कह देगा कि इस देश का क्या है, ये तो टुकड़ों में बटा हुआ देश है। यह देश आज भी दुनिया को ज्ञान देने की ताकत रखता है। यह देश विश्व गुरु है। कोरोना की वैक्सीन जब दुनिया के लोगों को नहीं मिली तो हमने कोरोना की वैक्सीन दुनिया के लोगों को देने का काम किया है। विश्व गुरु की भूमिका हमारे यहां है। एक बात मैं अंत में कहता हूं, मैं जानता हूं कि समय लगभग हो रहा है, अंतिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, कल मुझे सदन में थोड़ा सा कष्ट हुआ। सदन में बाकी लोगों को भी कष्ट हुआ होगा। सदन में जिस प्रकार का व्यवहार होता है, जब राज्यपाल जी आती हैं तो माननीय राज्यपाल जी के आने पर ऐसा लगे कि जैसे कोई दुश्मन आ रहा है। दुश्मन जैसा व्यवहार करना यह उचित नहीं है। और जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे थे, यह सदन की मर्यादा के विपरीत है। जी धन्यवाद इसके लिए। और चीजें सीख लीजिए, इधर बाकी भी सीख लीजिए। और चीजें चलिए सेकंड। माननीय अध्यक्ष जी, यहां नियमावली की किताबें निकाली जाती हैं। नियमावली की किताबें निकालते समय नियमों का उल्लेख किया जाता है। क्या नियमों में यह व्यवस्था नहीं है माननीय अध्यक्ष जी कि जब यहां पर राज्यपाल महोदय आएंगी तो राज्यपाल महोदय के साथ हमको क्या व्यवहार करना है, और अगर नहीं है तो यह व्यवस्था बननी चाहिए। बाहर हम रेड कारपेट बिछाते हैं, स्वागत करते हैं, गुलदस्ता देते हैं, और यहां आने पर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। मेरी दृष्टि में यह व्यवहार उचित नहीं है माननीय अध्यक्ष जी।
और मैं तो जब ये सोच रहा था वंदे मातरम का भी लोगों ने ध्यान नहीं रखा कि वंदे मातरम हो जाए उसी समय रुक जाए। कुछ लोगों को बैठाना पड़ा, भाई बैठ जाओ वंदे मातरम हो जाए। 2 मिनट कंटिन्यू कर रहा हूं, 2 मिनट कंटिन्यू कर रहा हूं। ये सदन चर्चा का स्थान है। मैं नहीं समझ पाया कि नाराजगी किस बात की थी। मैं नहीं समझ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं नहीं समझ पाया नाराजगी किस कारण थी। नाराजगी एक बुजुर्ग महिला से थी या संवैधानिक व्यवस्था से थी? संवैधानिक व्यवस्था से नाराजगी आपकी हो सकती है। मैं छोटे दिमाग से, हल्के दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि कहीं पटेल लोगों से तो नाराजगी नहीं है। क्यों आखिर विरोध हो रहा है कि चले जाओ, वापस जाओ। ये वापस जाओ का नारा अगर आप लगाते रहे तो माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग वापस जाओ का नारा लगाते हैं 5 साल बाद जनता भी उनसे कहती है वापस जाओ। और इसलिए ये सरकार का विजन डॉक्यूमेंट लेकर के जो माननीय राज्यपाल जी इस विधानसभा के सत्र के अंदर आई थी, निश्चित रूप से वो विजन डॉक्यूमेंट सरकार के आगे कामों का उल्लेख होता है। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 18 राज्यों में सरकार, 1300 एमएलए, 400 एमपी, 18 करोड़ सदस्य, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो कुछ और है, इस देश को, भारत माता को गौरव के शिखर पर ले जाना। और इसी शिखर पर ले जाने की यात्रा में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम के भाव के साथ ये सरकार काम कर रही है। मैं राज्यपाल जी द्वारा दिए गए अभिभाषण प्रस्ताव पर डॉक्टर मंजू सिवाज जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया है। एक बार फिर से नवनिर्वाचित सभी विधायकों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा जी। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए। किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के संबंध में, प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे बलात्कार, डकैती, चोरी, लूट, हत्या, जातीय हिंसा आदि को रोकने हुए किसी ठोस नीति के संबंध में, महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने के ठोस कार्य योजना के संबंध में, महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के संबंध में, महिलाओं और युवतियों के लिए बेहतर जीवन और स्वास्थ्य संबंधी सुदृढ़ योजना के संबंध में, निरंतर बढ़ रहे साइबर क्राइम के रोकथाम के संबंध में, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के रोकथाम के संबंध में, किसानों को खाद्य और बीज क्रय में छूट दिए जाने के संबंध में, किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त करने के संबंध में, सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के संबंध में, किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के संबंध में, किसानों को खाद, बीज व पानी उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के संबंध में, गन्ना किसानों के गन्ना के खरीद का 100% सुनिश्चित कराए जाने तथा घट तौली बिचौलियों और दलाल पर अंकुश लगाने के संबंध में, पशुधन विकास हेतु छोटे किसानों के उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में। अगर इसको पढ़ा मान ले, मान्यवर प्रस्तुत किया हुआ मान ले, तो मैं आगे बोलूं। बिल्कुल पढ़ा मान ले, प्रस्तुत किया हुआ मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन प्रस्तुत करने के लिए और धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने महामहिम जी का भाषण सुना, लगभग 1 घंटा 10 मिनट अनवरत गति से उन्होंने अपने भाषण को पढ़ने का काम किया। महामहिम का जो भाषण होता है मान्यवर, वो सरकार का पिछले कार्यों का ब्यौरे के साथ साथ एजेंडा, आने वाले वर्ष का एजेंडा भी होता है। महामहिम राज्यपाल जी ने अपने भाषण में
केवल सपने बेचने वाला भाषण दिया। सरकार के पास विकास का कोई विजन नहीं है, इसलिए केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करने का, विस्तृत रूप से काम करने का काम किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, लगभग 24 करोड़ की आबादी है। इस 24 करोड़ रुपए की आबादी में 40,50,000 आवास दे देने से, और वो भी प्रधानमंत्री आवास, प्रदेश सरकार का कोई अपना 42,50,000 का आवास, और इसके साथ साथ 2 करोड़ 55 लाख किसानों का सम्मान निधि का चर्चा किया गया, जो कि केंद्र सरकार की योजनाएं। प्रदेश सरकार ने अपने किसी भी योजना का, इसमें कोई ऐसी योजना का उल्लेख नहीं किया है जो प्रदेश के विकास में एक सार्थक सिद्ध हो। मान्यवर, हम जब चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का एक कार्य योजना होता है, चुनाव लड़ने वालों का भी अलग एजेंडा होता है, और जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उनका भी एक चुनाव घोषणा पत्र होता है। 5 साल पूरा बीत गया, 6वें साल में हम प्रवेश किए। हम इस प्रस्ताव के माध्यम से, जहां हमने महामहिम राज्यपाल भाषण में उल्लेख किया है इन्होंने कि लोकतंत्र सेनानियों का हम जो मानदेय है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र को ऊपर जब आक्रमण हुआ तो जिन लोगों ने संघर्ष किया, निश्चित रूप से उनको मानदेय मिलना चाहिए और उसको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आज पूरी तरह से लोकतंत्र को कलंकित किया जा रहा है। तानाशाही की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही, लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने का काम कर रही, हर तरह से मानवा। बुलडोजर सड़क पर चलता है, और जब सड़क पर चलता है तो अच्छी सड़क बनती है। जिस एक्सप्रेस वे का उल्लेख किया गया इस महामहिम के भाषण में कि 340 किलोमीटर का हमने एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, अगर इसमें उल्लेख होता कि उस एक्सप्रेस वे के लिए भूमि किसने करेगी, उस एक्सप्रेस वे के लिए साइट किसने बनाने का काम किया। ज्यादातर काम पिछली सरकार ने, श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने किया, उसका चर्चा नहीं। दूसरे के कामों को अपना गिनाने में इस सरकार को महारत हासिल है। इनके पास कार्य का कोई विजन नहीं है, लेकिन प्रचार का सबसे बड़ा एजेंडा इस सरकार के पास है। दूसरे के कामों को भुनाना, कैसे भुनाया जा सकता है, किस तरह से लोगों को बहकाया जा सकता है, ये एजेंडा लेकर लाए हैं। और इसीलिए प्रचार तंत्र पर भी पिछला जब बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें मान्यवर जो प्रचार का बजट था, सूचना विभाग का बजट था, उसको बढ़ाया गया, जिससे कि हम लोगों को मोबिलाइज करके अपने कार्यों को, जो काम जनता के अहित के लिए है, उसको छिपा सके, और जो कार्य हमारा नहीं है, दूसरे का है, उसको कैसे हम अपना गिना सके, ये कहने का काम किया गया। मान्यवर, हमें इस बात पर भी विचार करना, आज अगर इसमें होता, इस बात को रखे होते डॉक्टर मंजू शिवाजी जी और सागेन प्रताप जी ने, अगर ये रखे होते कि पिछली बार का जो हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के हम किन किन मुद्दों पर सफल हुए। मान्यवर, मेरे पास है 2017 में था कि सभी लघु सीमांत किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा, फसली ऋण ब्याज मुक्त दिया जाएगा। आज